महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कथित 6000 करोड़ के घोटाले के सिलसिले में भूपेश बघेल के घर पर एक बार फिर छापेमारी हो रही है। जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इस बार ईडी नहीं बल्कि सीबीआई की टीम उनके रायपुर और भिलाई स्थित आवासों पर पहुंची हुई है। करीब एक महीने पहले जब ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था, तब माहौल तनावपूर्ण हो गया था। समर्थकों की भीड़ जुट गई थी, नारेबाजी हो रही थी और यहां तक कि पथराव तक होने की खबरें मिली थी। इस बार प्रशासन सतर्क है। सीबीआई की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का हंगामा ना हो। सीबीआई की टीम सिर्फ भूपेश बघेल तक सीमित नहीं है। इस महादेव ऐप घोटाले की इस जांच में कई और बड़े नाम शामिल हो चुके हैं। आईएएस अनिल टोटेजा, सौम्या चौरसिया, एपी त्रिपाठी, विनोद वर्मा और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, इन सभी के घरों पर भी सीबीआई की दबिश पड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि बार बार हो रही इन छापेमारियों के पीछे असली कारण क्या है? इस कार्रवाई में सीबीआई और ईडी के हाथ क्या क्या लगा? ये कार्रवाई कितने आगे जाएगी? जिस सट्टा ऐप महादेव के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये छापेमारियां हो रही हैं, वो पूरा मामला क्या है और इस ऐप का मालिक इस वक्त कहां है? इसमें शामिल आईपीएस ऑफिसर्स कौन कौन हैं जिनके घर पर भी सीबीआई की रेड हुई? क्योंकि सदन में दिए गए एक जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि ईडी ने 193 केसेस पिछले 10 सालों में राजनेताओं के खिलाफ दर्ज किए, जिनमें सिर्फ 2 केसेस में ही सजा हो पाई। तो ये रेड्स कहीं राजनीतिक दुश्मनी निभाने के लिए तो नहीं की जा रही हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 26 मार्च की सुबह सीबीआई की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर रेड कर दी है। ये कार्रवाई सिर्फ एक सामान्य छापेमारी नहीं है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी की कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई है। इस घोटाले के चलते पहले भी कई जांचें हो चुकी हैं और सीबीआई अब इस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। सीबीआई की इस कार्रवाई पर भूपेश बघेल के ऑफिस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे आज यानी 26 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे और वो एआईसीसी की बैठक के लिए बनी ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने वाले थे, जो 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होनी है। लेकिन इससे पहले कि वे दिल्ली के लिए रवाना होते, सीबीआई की टीम उनके रायपुर और भिलाई स्थित आवासों पर पहुंच गई। यानी ठीक उस वक्त जब भूपेश बघेल एक राजनीतिक बैठक के लिए निकलने वाले थे, सीबीआई की रेड शुरू हो गई। 26 मार्च को हुई इस छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कम्युनिकेशन विंग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, न कांग्रेस डरी है न भूपेश बघेल। जब से भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, बीजेपी घबराई हुई है। पहले उनके घर ईडी भेजी गई, अब सीबीआई को भेज दिया गया। इससे साफ दिखता है कि बीजेपी डरी हुई है। जब बीजेपी चुनावी लड़ाई में हारने लगती है तो वो अपने विरोधियों पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस की जांच के तहत अब तक ईडी ने 2295 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त, अटैच और फ्रीज कर ली हैं। जैसे जैसे महादेव ऐप मामले में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, भिलाई के एक लड़के का जिक्र बार बार होता है, सौरभ चंद्राकर। 26 साल का सौरभ कंपनी के 2 प्रमोटर्स में से एक है। महादेव ऐप के पीछे उसी का दिमाग है। टीन एज में वो कपड़े की लोकल दुकान में काम करता था, मगर सट्टेबाजी का चस्का उसको तब भी था। बड़ा होते होते उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई कि भिलाई के लोग उससे मदद मांगने पहुंचा करते थे। वहां उसे सौरभ महादेव चंद्राकर कहते हैं। यह कहानी उसी सौरभ चंद्राकर की है। रायपुर से कोई 30 किलोमीटर दूर स्थित भिलाई एक इंडस्ट्रियल सिटी है। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट के आसपास इसे बसाया गया। सौरभ चंद्राकर के पिता भिलाई नगर निगम में ग्रेड 4 के कर्मचारी के रूप में काम करते थे। परिवार एक टूटे हुए घर में रहता था। सौरभ ने लोकल स्कूल में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की। हालांकि 2014 में महज 17 साल की उम्र में वह काम करने लगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दुर्ग जिले की साइबर सेल में तैनात समित मिश्रा का हवाला दिया है। मिश्रा ने सौरभ चंद्राकर को करीब से ट्रैक किया है। वह बताते हैं 2014-15 तक वह आकाश गंगा नाम की बिल्डिंग में रेडीमेड कपड़ों की दुकानों में काम करता था। उस वक्त वह प्रतिमाह 12,000 से 14,000 के बीच कमाता था, मगर इससे पहले से ही वो अपने फोन पर सट्टेबाजी और जुआ खेल रहा था। उसकी उम्र के कई युवा इसमें पड़ जाते हैं। इस पॉइंट तक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। छत्तीसगढ़ के पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि आकाश गंगा में काम करते करते सौरभ अवैध सट्टेबाजी में शामिल हो गया। उसे हमेशा से क्रिकेट में दिलचस्पी थी। वो दुनिया भर के खेलों पर रुपए लगाता था। मिश्रा ने कहा, आकाश गंगा में कपड़ों की दुकानें हैं, वहां सट्टेबाजों सहित कई लोग अपना समय गुजारते हैं और संगठित सट्टेबाजी से अपनी इनकम को बढ़ाते हैं।
ऐसा हो सकता है कि यहीं पर चंद्राकर की मुलाकात महादेव ऐप के दूसरे प्रमोटर रवि उप्पल, जिसकी उम्र 50 साल है, उनसे हुई होगी। 2017 तक चंद्राकर को पुलिस जानने लगी थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक नेता के हवाले से लिखा है कि उन्हें एक बार सौरभ के पिता का फोन आया था। वो काफी परेशान थे। वो बोले कि उनका बेटा उनके लैपटॉप पर सट्टेबाजी करते हुए पागल हो गया है और कुछ पुलिस वालों ने उसे पकड़ भी लिया है। उन्होंने नेता से दखल देने का अनुरोध किया और इस तरह कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। ये एक छोटी सी बात थी। उस समय ये नहीं पता था कि आगे क्या होने जा रहा था। उप्पल उम्र में चंद्राकर से 24 साल बड़ा था। 2017 में जब वो चंद्राकर से मिला तब वह भिलाई, पुणे और बेंगलोर में कई छोटे मोटे कारोबार कर चुका था। वो एक सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़ा और एक ऐप बना दिया। 2018 में गेम को लेकर चंद्राकर की दिलचस्पी से प्रभावित होकर उप्पल ने उसे अपने साथ जोड़ लिया। दोनों ने एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में चंद्राकर ने भिलाई के नेहरू नगर में जूस फैक्ट्री नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। 2021 में जब कोरोना महामारी चरम पर थी, पुलिस ने तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी में एक अवैध हिरासत की शिकायत की जांच की। जब वे कंप्यूटरों से भरे एक कमरे में पहुंचे तब पहली बार उन्हें ऑर्गेनाइज्ड अवैध गतिविधि के सुराग मिले। जांच से जुड़े रहे एक अधिकारी ने बताया वे वहां से रैकेट चला रहे थे और दुबई में पहले से ही कुछ स्थापित कर चुके थे। लेकिन मुद्दा यह था कि जैसे ही 10 मिनट की इनएक्टिविटी होती, सिस्टम दुबई से लॉग आउट हो जाता, जिससे भारत में स्क्रीन पर कुछ भी पुख्ता नहीं रह जाता। हमें शक था, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि यह सट्टेबाजी थी। ये कहना था एक अधिकारी का। आखिरकार दुर्ग पुलिस ने 30 मार्च 2022 को मोहन नगर में एक जगह पर दूसरी छापेमारी की। वहां न तो चंद्राकर और न ही उप्पल मौजूद थे, मगर यह साफ हो गया कि ऑपरेशन वास्तव में एक सट्टेबाजी रैकेट था और क्रिकेट से काफी आगे निकल चुका था। नतीजतन अक्टूबर 2022 में ईडी हरकत में आया और मामला दर्ज कर लिया गया। उनकी जांच में आरोप लगाया गया कि महादेव ऐप ने 3 पत्ती और पोकर जैसे कई लाइव गेम्स में अवैध सट्टेबाजी, लाइव क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और अन्य खेलों पर दांव लगाने के अवसर और यहां तक कि भारतीय चुनाव परिणामों पर भी दांव लगाने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया। एजेंसी ने चंद्राकर और उप्पल को प्राइमरी प्रमोटर्स के रूप में पहचाना और कहा कि वे दुबई में रहते और काम करते थे। जांच में आगे कहा गया कि आरोपी कई वेबसाइटों पर कॉन्टैक्ट नंबरों का विज्ञापन करते थे और लोगों को मुनाफे का लालच देते थे। एक बार किसी ने दिलचस्पी दिखाई तो उसे कई सट्टेबाजी साइटों पर भेजा जाता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे किस पर पैसा लगाना चाहते हैं। 24 अगस्त 2023 को ईडी ने छत्तीसगढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सुनील, अनिल दम्मानी, सतीश चंद्राकर और एक पुलिस उप निरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा। राजनीतिक संबंधों का आरोप लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री बघेल के करीबी लोगों से भी पूछताछ की, जिनमें उनके राजनीतिक सलाहकार वर्मा और ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा शामिल थे। सौरभ के पड़ोसी रहे एक व्यक्ति ने बताया कि चंद्राकर ने अपने लिए काम करने के लिए करीब 1000 लोगों को काम पर रखा हुआ था। दुबई से लौटे एक ऐसे ही युवक ने नाम न बताने की शर्त पे हिंदुस्तान टाइम्स से कहा है कि हमने सुना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए शेखों को पेमेंट करता था। किसी ने कहा कि उनके पास 40 बॉडीगार्ड्स थे और अब वह बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ उठता बैठता है। हालांकि सौरभ को पिछले साल दुबई से गिरफ्तार किया गया था और जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं के यहाँ छापेमारी में व्यस्त थीं। भूपेश बघेल के यहाँ इस महीने में ये दूसरी छापेमारी है। इससे पहले 10 मार्च को जब ईडी ने छापेमारी की तब भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, जब अधिकारी सुबह 7:30 बजे उनके दुर्ग स्थित आवास पर पहुंचे तब वो चाय पी रहे थे। उन्होंने जांच एजेंसी से प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR संख्या पूछी तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। भूपेश बघेल ने यह भी कहा, ईडी के पास कोई ECIR नंबर नहीं था। जब हमने पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। 7 साल पहले मुझ पर एक गंभीर आरोप लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे उस मामले में बरी कर दिया। इस मामले में भी कुछ नहीं मिलेगा। भूपेश बघेल के इस आरोप की पुष्टि ईडी का कन्विक्शन रेट भी करता है। पिछले 10 सालों में ईडी ने 193 केसेस दर्ज किए जो सभी किसी न किसी नेता के खिलाफ थे। ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 2 नेताओं के ही दोष सिद्ध हो सके हैं और ये सारे नेता विपक्षी दल के थे। ऐसे में ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना सही है या गलत, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।